जय श्री राम। आज इस वीडियो से हम हिंदी भाषा की कक्षाओं की शुरुआत कर रहे हैं और हिंदी भाषा की कक्षाओं में हम मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण की कक्षाओं की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी से संबंधित अनेक प्रश्न अनेक पेपरों में पूछे जाते हैं और जो है वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है चाहे वो स्कूली एग्जाम है, उनमें जो हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश की पेपरों की बात करूं तो इन राज्यों में हिंदी का एक अच्छा खासा जो है वो पार्ट रखा गया है हिंदी भाषा या हिंदी भाषा के व्याकरण का। तो बिना किसी देर के मैं शुरुआत करता हूं हिंदी भाषा के विकास की, कैसे हिंदी भाषा बनी, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत से निकली हुई है। संस्कृत सभी भाषाओं की आदि जननी है। तो किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हम जो भी नई वीडियो डालेंगे वो आपको उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा के विकास की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको भाषा के बारे में बताता हूं। सर भाषा होता क्या है? ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। भाषा जो शब्द है, जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से निकला है। संस्कृत के भाष धातु से निकला, भाष धातु से। और इसका अर्थ जो होता है वो है विचार प्रकट करना। इसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना हिंदी में। यानी अगर अपने लेकिन एक बात याद रखें, विचार प्रकट करने में जो भाषा है वो आपके अंदर के आत्मा के विचार को प्रकट करने में जो भाषा जो आत्मा का विचार प्रकट होता है वही भाषा कहलाता है। तो साधारण भाषा में जो है भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। एक बात। दूसरी चीज ध्यान से सुने। अब हमने समझ गया कि सर भाषा जो है वो कैसे बनी है, भाषा क्या होती है, हम ये समझ गए। अब हम बात करते हैं कि जो है हिंदी का विकास कैसे हुआ, कैसे हिंदी आई। पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले आज, जो थोड़ा सा उसकी झलकी दिखा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के वीडियो में हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास। ध्यान से सुनने जरा, ऐतिहासिक विकास सबसे पहले हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास यानी संविधान में हिंदी को जोड़ने से कितना हिंदी को फायदा हुआ, थोड़ा हम इस बारे में बात करेंगे। और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे आज हिंदी भाषा का भौगोलिक विकास। ध्यान से सुनना, भौगोलिक विकास। भौगोलिक विकास यानी लगभग किन क्षेत्रों में हिंदी बोली जा रही है आज, है ना। तो इस बारे में हम बात करेंगे। ये हुई एक झलकी जो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी का इतिहास, ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, कैसे हिंदी बनी, ध्यान से सुनना जरा। देखिए, सभी भाषाएं, लगभग विश्व की सभी भाषाओं की आदि जननी हम संस्कृत को मानते हैं। इस तरह से हिंदी भी जो है वो संस्कृत की से निकली हुई है। अच्छा, तो संस्कृत सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कि भाई हिंदी का जो विकास हुआ वो संस्कृत से हुआ। ध्यान से सुने, हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ। लेकिन कहते हैं कि संस्कृत देव भाषा है। ध्यान से सुने जरा, मगर संस्कृत भी दो प्रकार की थी। ध्यान से सुने, संस्कृत भी दो प्रकार की थी। एक संस्कृत थी वैदिक संस्कृत। ध्यान से सुनना जरा, एक संस्कृत थी वैदिक संस्कृत और एक संस्कृत थी लौकिक संस्कृत। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर एक बात बताओ, संस्कृत से हिंदी कैसे निकली? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। भाषा एक परिवर्तनशील इकाई है, यानी समय के साथ साथ भाषाओं में बदलाव आता चला जाता है। देखो, जो हमारे दादी दादा जो भाषा बोलते थे, आज हम उस भाषा को नहीं बोल रहे, या फिर जो हमारी दादी के भी दादी लोग जो भाषा बोलते थे, आज हम उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यानी भाषा में लगातार जो है वो परिवर्तन आता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा एक परिवर्तनशील इकाई है। ध्यान से सुने जरा। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं कि हिंदी जो है वो संस्कृत से निकली है और संस्कृत देव भाषा थी। ध्यान से सुनना। तो संस्कृत भी दो प्रकार से होती थी, दो प्रकार की बोली जाती थी। एक थी वैदिक संस्कृत, एक थी लौकिक संस्कृत। ध्यान से सुने। सर ये वैदिक क्या होता है, लौकिक क्या होता है, जरा ध्यान से सुने। देखो, आज हमारी हिंदी भी दो प्रकार की है। एक है साहित्यिक हिंदी, एक है लौकिक हिंदी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, जिस तरीके से हिंदी जब हम साहित्य लिखते हैं तो कोशिश करते हैं उसमें हिंदी जो है वो शुद्ध रूप से हो, लेकिन जब हम बोलते हैं तो तब वो शुद्ध रूप से नहीं होती है ना, क्योंकि हम
साधारण बोलचाल में हम कई ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा के नहीं होते, वो किसी और अन्य भाषाओं के होते, लेकिन साहित्य लिखते हुए हम कोशिश करते हैं कि शुद्ध रूप से लिखें। देखो, जो वैदिक जो संस्कृत थी, आप उसे बोल सकते हैं इस भाषा में वेद लिखे गए, इस भाषा में उपनिषद लिखे गए। ध्यान से सुने जरा, इस भाषा में उपनिषद लिखे गए। तो जिस भाषा में वेद और उपनिषद लिखे गए, मतलब है कि जिस भाषा में उस दौर का जो साहित्य लिखा गया उसे कहा गया वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, ध्यान से सुनना। मगर 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 जो संस्कृत आम बोलचाल की थी, यानी आम लोगों की बोलचाल की जो संस्कृत थी, उसे नाम दिया लौकिक संस्कृत। मैं आपको बता रहा हूं हिंदी कैसे बनी, ध्यान से सुनना जरा सा। तो उसे कहा गया लौकिक संस्कृत। तो आम बोलचाल की लैंग्वेज थी लौकिक। अच्छा, कई बार पूछा जाता है जैसे रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ, क्या वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए? बिल्कुल भी नहीं, वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए। इसीलिए तो वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए, क्योंकि आम जन जन तक पहुंच गए हो, तो जो है वो लौकिक संस्कृति में लिखे गए। देखो, अब इस लौकिक संस्कृत से ही एक भाषा निकली जिसका नाम था पाली। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया समय के साथ भाषा में बदलाव आता है। इस लौकिक संस्कृत से एक भाषा निकली पाली। सर, ये पाली कौन सी भाषा थी? आपको बता दूं, पाली उस दौर की भाषा थी जब हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म का प्रचलन चल रहा था। बौद्ध धर्म का प्रचलन, देखो, सबसे पहले संस्कृत, फिर वो दो भागों में वैदिक और लौकिक, फिर लौकिक संस्कृत से पाली भाषा बनी। देखो, और मैंने क्या कहा, पाली भाषा उस दौर की भाषा है जब हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था। तो अगर आप देखोगे, देखो, आप हिंदी को कैसे जीएस से भी जोड़ सकते हैं, जनरल नॉलेज से भी जोड़ सकते हैं, या इतिहास से भी जोड़ सकते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, तो जो पाली भाषा थी, जो उस दौर में बौद्ध धर्म का प्रचलन था, इस वजह से जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ आपको मिलेंगे, बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, आपने सुना होगा। तो जो जितने भी पिटक हैं वो सब के सब पाली भाषा में लिखे गए। इस वजह से जो पाली भाषा है वो बौद्ध धर्म की साहित्यिक भाषा मानी जाती है, क्योंकि बौद्ध धर्म के जितने भी साहित्य लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए। ठीक हो गया। पाली के बाद जो भाषा बदली, अब वो जो आई उसका नाम था प्राकृत। प्राकृत। अब ये प्राकृत भाषा कब की है? प्राकृत भाषा उस दौर की है जब हिंदुस्तान में जैन धर्म जो का प्रसार हो रहा था। जैन धर्म जो है वो अपने चरम सीमा पर था। उस दौर की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। अब ध्यान से सुनो, जितने भी पिटक लिखे गए बौद्ध धर्म के वो तो पाली में लिखे गए, लेकिन जितने भी जैन धर्म का साहित्य लिखा गया वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। ये उस दौर की भाषा है प्राकृत। और जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो, जैन धर्म के साहित्य को कहते हैं आगम। आगम, ध्यान से सुने जरा। तो यह प्राकृत भाषा आई। तो अब प्राकृत के बाद एक भाषा और आई, और वो बहुत ही खतरनाक भाषा थी, क्योंकि इस भाषा के बाद संस्कृत की भाषा का विकृत होना, बिगड़ना शुरू हो गया। किसके बाद? प्राकृत के बाद। तो प्राकृत के बाद जो भाषा बनी उस भाषा का नाम था, ध्यान से सुनना, अपभ्रंश। उस भाषा का नाम था अपभ्रंश। ध्यान से सुने, उस भाषा का नाम था अपभ्रंश। अच्छा सर, अब अपभ्रंश कैसा था? प्राकृत के बाद अपभ्रंश में आते आते शब्दों में बिगड़ाव यानी विकृत होने लगे शब्द। जैसे मैं बताता हूं, जैसे संस्कृत में कर्पूर, तो जो है वो यहां आते आते उसे कपूर बोला जाने लगा, नॉर्मली बोला जाने लगा। जैसे संस्कृत में हस्त, यहां आते आते हस्त को हाथ बोला जाने लगा। शब्द के अर्थ सेम है, लेकिन शब्दों का रूप बदल गया, अर्थ नहीं बदला, विकृत होने लग गए। ये था अपभ्रंश। ध्यान से सुनना। और इसी अपभ्रंश का एक पार्ट निकला जिसका नाम था, इसी अपभ्रंश का एक भाग था सौरसेनी। ध्यान से सुनना जरा, सौरसेनी इसी अपभ्रंश का भाग था। जरा मैंने गलत लिख दिया है, ध्यान से सुनना, सौरसेनी। सौरसेनी इसी अपभ्रंश का भाग था सौरसेनी। और इसी सौरसेनी से, ध्यान से सुनने जरा, इसी सौरसेनी से हिंदी भाषा का विकास हुआ। इसी सौरसेनी से हिंदी भाषा का विकास हुआ। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कई बार तो ये लिस्ट पूछ देता है किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ, और कई बार तो पूछता है कि आधुनिक हिंदी किस भाषा से निकली है। तो इसका उत्तर हमारे पास होना चाहिए सौरसेनी से। ध्यान से सुना। तो सबसे पहली भाषा थी संस्कृत। मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी का ऐतिहासिक विकास। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी के
ऐतिहासिक विकास की, ध्यान से सुनिए जरा, ऐतिहासिक विकास की। तो ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ? सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत दो भागों में, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वेदों की जो लैंग्वेज थी वो वैदिक संस्कृत, आम बोलचाल की भाषा थी लौकिक। इस लौकिक संस्कृत से जो भाषा निकली वो थी प्राकृत। कैसे बदल रही? मैंने बोल दिया भाषा परिवर्तनशील इकाई है, समय के साथ बदलती है। लौकिक संस्कृत से पाली निकली, पाली में पिटक, मैंने अभी आपको बता दिया बौद्ध धर्म के साहित्य पाली में। जैन, उसके बाद पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद सौर सेनी आई, और मैंने आपको बता दिया अपभ्रंश के बाद जब सौर सेनी आई तो हिंदी भाषा में विकृत आने लग गई, और सौर सेनी के बाद जो भाषा बनी वो थी हमारी हिंदी भाषा। तो इस तरीके से जो है हमारी हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। तो मैंने आपको इस पॉइंट में यह बताने की कोशिश करी कि हिंदी का जो है वो साहित्यिक विकास किस तरीके से हिंदी बनी, तो हिंदी का विकास कैसे हुआ, ऐतिहासिक विकास, हमने इस पॉइंट में आपको यह बताया। अब सेकंड पॉइंट हमारा है, सेकंड पॉइंट हमारा है हिंदी का ऐतिहासिक विकास, कि सर ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ हिंदी का। ध्यान से सुने जरा, मैं आपको कोशिश करूंगा पॉइंट वाइज और बेस्ट कराने की। ध्यान से सुने, मैं आपको कोशिश करूंगा पॉइंट वाइज और बेस्ट कराने की। देखो, अब मैं बात कर रहा हूं हिंदी का संवैधानिक विकास की। ध्यान से सुने सर, संवैधानिक विकास से आपका क्या कहना है? देखो, हिंदी हमारी आ गई, हमारी मातृभाषा हिंदी बन गई, ठीक। अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा सर मातृभाषा क्या होती है, बहुत प्रकार की भाषाएं कैसे बनती हैं वो बताऊंगा मैं आपको। संवैधानिक विकास, ध्यान से सुनना। अच्छा, संवैधानिक विकास को आप एक शब्द और बोल सकते हैं, राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास कैसे हुआ? ध्यान देखो, अगर मैं हिंदी के संवैधानिक विकास की बात करूं तो हिंदी का वर्णन, संवैधानिक मतलब संविधान में कहां है हिंदी के बारे में लिखा हुआ। संविधान हमारे देश का जो है कानून जो भी चल रहा है, सारा प्रशासन चल रहा है, वो संविधान पे चल रहा है। क्या संविधान में हिंदी भाषा का वर्णन है? बिल्कुल संविधान में हिंदी भाषा का वर्णन है। किसमें है सर? भाग 17 में। ध्यान से सुनना, भाग 17 में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। ध्यान से सुने जरा सर, भाग 17 में अनुच्छेद भी तो होंगे, बिल्कुल अनुच्छेद है। ध्यान से सुने, 343 से और 351 तक, अनुच्छेद 343 से और 351 तक भाग 17 के अंतर्गत हिंदी के बारे में बताया गया। और आपको बता दो क्या बताया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। ध्यान से सुने जरा, हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा संवैधानिक विकास होगा, संविधान में कहां कहां वर्णन है जरा सा हिंदी का। तो दूसरा जो वर्णन है हिंदी का वो है अनुसूची 8। ध्यान से सुनना, शेड्यूल 8 में, अनुसूची 8 में। और जो अनुसूची 8 में जो वर्णन है इसमें 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 8 में, संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, और उन 22 भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। ध्यान से सुने, मगर महत्वपूर्ण क्या है वो है भाग 17, 343 से 351, क्योंकि इसमें हिंदी को राजभाषा कहा गया है। ध्यान से सुने। अब पॉइंट ये सर राजभाषा क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा भाषा कैसे बनती है, कैसे बोली होती है, थोड़ा इस बारे में बात कर देता हूं। ध्यान से सुने जरा। देखो, एक टर्म्स मैंने कहा कि सर भाग 17 में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। अब लेकिन उससे पहले मैं कुछ भाषा की इकाइयों पे बात कर देता हूं। सबसे पहले होती है बोली। ध्यान से सुनना, सबसे पहले होती है बोली। बोली के बाद थोड़ा सा उस तरीके से हम कर देते हैं, बोली के बाद होती है भाषा। ध्यान से सुने, भाषा के बाद जो होता है, जो नंबर आता है वो आता है राजभाषा, सॉरी मातृभाषा। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है राजभाषा। आपको थोड़ा एक टर्म समझने चाहिए, फिर मैं आपको भाग 17 पर लेके जाऊंगा, जो हमने अभी संवैधानिक विकास की बात करी, राजभाषा कैसे कहा गया। और इसके बाद एक नाम आता है राष्ट्रभाषा का। असली में कोई भाषा कैसे राजभाषा और राष्ट्रभाषा तक पहुंचती है, मैं इस बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ध्यान से सुना सर, बोली क्या हुआ। देखो, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। भाषा ही बोलेंगे, वैसे भाषा नहीं है वो, है ना। आम बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जो भी हम
क्षेत्र विशेष में बोले। जैसा अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, अब कई लोग इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं गढ़वाली या कुमाऊनी, लेकिन भैया अभी उसे भाषा का दर्जा तो नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है, सशक्त बोलियां हैं गढ़वाली और कुमाऊनी, तो उन्हें भाषा बोला जा सकता है। पर फिलहाल जैसे उत्तराखंड में कुमाऊं वाले क्षेत्र में जो है वो कुमाऊनी बोली जाती है, गढ़वाल वाले क्षेत्र में गढ़वाली। उसी तरह जरा ध्यान रखें, जैसे राजस्थान की बात करूं, वैसे वहां सबसे बड़ी भाषा राजस्थानी, पर राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी जगह भाषा बोली जाती है, मेवाती, मारवाड़ी, दुनिया भर की भाषाएं छोटी छोटी बोलियां बोली जाती है। बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली जब बोली का विस्तार हो जाता है, सोचो वो 3 जिलों में बोली जा रही है, सोचो वो 10 जिलों में, 15 जिलों में बोली जाने लग जाए। जब बोली का क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, जब वो बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाले बड़े भाग में बोले जाने लग जाती है, तब उसे कहते हैं भाषा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पर कई बार उल्टा हो जाता है, कई बार भाषा जब विनाश होना लग जाता है तब वो बोली भी बन जाती है। लेकिन वैसे बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, जब उसका व्यापक विस्तार हो जाता है तब वो भाषा बन जाती है। ध्यान से सुने जरा, तब वो भाषा बन जाती है। मैंने अभी आपको राजस्थान का उदाहरण दिया, उसी तरह गुजरात में छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सभी भाषाएं गुजराती। समझ रहे होंगे आप? ठीक है। अब सर मातृभाषा क्या होती है? अब भाषा ही कैसे मातृभाषा बनती है, ध्यान से सुनो। मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को एक बच्चा अपनी मां के मुंह से सुनता है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। ध्यान से सुने, अगर आप विचारों के आदान प्रदान की बात करें तो मातृभाषा सबसे सशक्त माध्यम है। ध्यान से सुने जरा। तो अपनी मां के मुख से सीखी गई भाषा, एक बच्चा अपने मां के मुख से जो भाषा सीखता है, उस सीखी गई भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। ध्यान से सुने जरा, तो आपको समझ में आएगा सर मातृभाषा क्या होती है। ओके, अब बात करते हैं सर राजभाषा क्या होती है। क्योंकि मैंने कहा भाग 17 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। मैं इससे रिलेटेड और भी बातें करूंगा, लेकिन पहले राजभाषा को समझते हैं। ध्यान से सुने, राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा में किसी देश या किसी राज्य के प्रशासनिक काम होते हैं उन्हें राजभाषा कहा जाता है। दोबारा सुने, जिस भाषा में ऑफिशियल लैंग्वेज, आप इसे इंग्लिश में समझ सकते हैं, जिस भाषा में किसी राज्य या किसी देश के प्रशासनिक कामकाज होता है उस भाषा को हम राजकीय भाषा कहते हैं। ध्यान से सुने, जैसे जब तक मुगलों का राज था तब फारसी भाषा थी, उसके बाद अंग्रेजों का राज आया तो अब देश की राजभाषा अंग्रेजी हो गई। ध्यान से सुने जरा। उसी तरह संविधान में हिंदी को भाग 17 में राजभाषा घोषित किया गया। तो किसे कहेंगे राजभाषा? प्रशासनिक कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। सर राष्ट्रभाषा क्या हुआ? ध्यान से सुने जरा। देखो, किसी भी देश की जो आबादी होती है, जो पॉपुलेशन होती है, आबादी है, उस आबादी के अधिकतम लोगों द्वारा, पहले तो संपूर्ण लोगों द्वारा, नहीं तो अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ध्यान से सुने, पॉइंट ये है कि हमारे संविधान में भाग 17 में उल्लिखित किया गया कि हिंदी हमारी राजभाषा है। पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर क्या हमारे सारे कामकाज हिंदी में होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। इसके बारे में भी आपको बता देता हूं थोड़ा सा। देखो, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया, जिसका उल्लेख संविधान में है। 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान से सुने, इसी कारण। अच्छा सर, फिर क्या हुआ? ध्यान से सुने, उसके बाद एक एक्ट आया, थोड़ा बहुत संशोधन किया गया, और उसके बाद एक कानून लाया गया 1963 में। और 1963 में इस कानून में कहा गया, ध्यान से सुने, कि हिंदी देश की राजभाषा है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी के साथ अंग्रेजी भी समान रूप से बोली जाएगी। एक अगर हम देखें, कोई मुझसे पूछे क्या सर है देश की राजभाषा? देखो, संविधान में लिखा हुआ, किताब में आएगा हमारी देश की राजभाषा, तो हमें हिंदी लिखना पड़ेगा। लेकिन वास्तव रूप से हिंदी देश की राजभाषा नहीं है, क्योंकि सारे कामकाज हिंदी में नहीं होते, इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, इसलिए देश की राजभाषा हिंदी सामान्य रूप से नहीं है। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि देश की राजभाषा हिंदी है। मैंने आपको बता दिया, भाग 17 में इसका उल्लेख है। ठीक हो गया। सर क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? अब पॉइंट यहां पे, सर क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में इतने राज्यों में केवल 9 ही राज्यों में हिंदी बोली जाती है, और एक केंद्र शासित दिल्ली में जो है वो हिंदी बोली जाती है। यानी कम परसेंटेज जनसंख्या द्वारा जो है वो हिंदी बोली जाती है। बाकी अलग अलग, नॉर्थ ईस्ट में देखो अलग भाषा है, साउथ में देखो अलग अलग भाषा है,
तो संपूर्ण जनसंख्या में मैक्सिमम परसेंटेज द्वारा भी हिंदी नहीं बोली जा रही है। इसलिए हिंदी न तो राष्ट्रभाषा है सामान्य रूप से और न राजभाषा। लेकिन मैंने आपको बता दिया, एक बात गौर रखें, संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया 14 सितंबर को। ठीक हो गया। अब पॉइंट ये कि सर आपने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ध्यान से सुने सर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखो, हिंदी के प्रचार प्रसार को, देश छोड़ो दुनिया में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए 10 जनवरी को, ये डेट जरा याद रखें, 10 जनवरी को हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। सर कब से मनाया जाता है? देखो, असली में क्या हुआ, 1974 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ नागपुर में, 1974 में, जिसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया 10 जनवरी 1974 को। ठीक है, लेकिन तब हिंदी दिवस नहीं मनाएगा, पहला सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद 2006 से 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं अभी तक, संविधान में हिंदी का वर्णन, कैसे राजभाषा, बोली भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा कैसे बनती है और किस तरीके से संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, इस बारे में हमने दूसरा पॉइंट संवैधानिक विकास के अंतर्गत ये टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। अब इस वीडियो का लास्ट पड़ाव है, वो है हिंदी का भौगोलिक विकास। यानी भौगोलिक का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि हिंदी देश के किन क्षेत्रों में बोली जा रही है। ध्यान से सुने जरा, किन क्षेत्रों में बोली जा रही है। देखो, भौगोलिक विकास, भौगोलिक, अगर मैं बात करूं तो हिंदी लगभग मध्य देश की भाषा है, मध्य भारत की भाषा है। मध्य भारत बोले तो अगर आप देखो उत्तराखंड की, हम लगभग पूरे रूप से हिमालयियों की भाषा नहीं है हिंदी, तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 9 राज्यों की भाषा, मध्य देश की भाषा बोलते हैं हिंदी को। लगभग क्या होना, कंप्लीट डाटा है, 9 राज्यों की भाषा है हिंदी। वो 9 राज्य कौन से मैं आपको गिना देता हूं, जैसे कि हमारे उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, जो है बिहार की, झारखंड की जो है, और मध्य प्रदेश की, ऐसे 9 राज्यों की जो है राजभाषा है वो हिंदी। ठीक हो गया। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजभाषा भी हिंदी है। तो मात्र 9 राज्य प्लस एक केंद्र शासित, यानी टोटल 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी। बाकी राज्यों की अगर मैं राजभाषा की बात करूं तो अलग अलग है, दक्षिण में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजभाषा है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने भौगोलिक विवरण में भी बात करी कि हिंदी जो है कितने राज्यों में बोली जा रही है, और इसका संवैधानिक विकास और ऐतिहासिक विकास पर हमने बात करी। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं, और कल से हम शुरुआत करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला की। वर्णमाला जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस टॉपिक को आप कतई मिस न करें, क्योंकि देखो जिस तरीके से किसी भवन की नींव हम जो है, उसके भवन जो है होता है, जो कोई भी भवन बन रहा है उसकी नींव पक्की होनी चाहिए। अगर वो नींव पक्की नहीं है तो भवन आप कितना भी पक्का बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह अगर किसी भी भाषा को सीखना, अंग्रेजी सीखना, अल्फाबेट का बहुत बड़े ज्ञान होना चाहिए। हिंदी अगर सीखनी है आपको तो आपको वर्णमाला बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको वर्णमाला बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊं, जिससे कि आगे जो हम वीडियो जो है आपको देंगे व्याकरण से संबंधित, उनको पढ़ने में, उनको समझने में आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। तो कल का वीडियो आप जरूर देखें हिंदी वर्णमाला पर। धन्यवाद।